हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो आखिरकार इकोनॉमिक्स है क्या? जब मैं अपनी क्लास 11th में था, मुझे अभी तक याद है, मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ज़्यादातर बच्चों की कंपार्टमेंट तक आती है तो वो इकोनॉमिक्स में आती है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। मैं डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैंने सोचा कि साइंस ले लेता हूँ, फिर किसी और स्ट्रीम में चला जाता हूँ जहाँ इकोनॉमिक्स ना पढ़नी पड़े। लेकिन फिर मैंने ट्यूशन लगवाई। वहाँ पर मेरे सर ने मेरे को इतने अच्छे तरीके से समझाया ना कि मज़ा आ गया पढ़ने में। और इतनी अच्छी लगी मुझे इकोनॉमिक्स की। पढ़ा तो सही मैंने, पढ़ने के बाद पढ़ाना भी शुरू कर दिया। आप खुद देख रहे हैं, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आपको प्यार हो जाएगा इकोनॉमिक्स से। तो आखिरकार इकोनॉमिक्स है क्या? पहले हम शुरू करते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वर्ड आपको कई बार सुनने को आता होगा कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जर्मनी की इकोनॉमी, फ्रांस की, इंग्लैंड की, कई जगह की अलग अलग इकोनॉमी होती है हर कंट्री की। तो इकोनॉमी है क्या? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, हेल्थ सर्विसेज ले रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हो, स्कूल में एजुकेशन सर्विसेज, या कुछ खरीद रहे हो, बाजार जा रहे हो। अब लोग मिलते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेड करते हैं मार्केट में, एक्सचेंज करते हैं। ये सब क्या है? और उसके बाद आप कपड़े खरीद रहे हो, पहन रहे हो, ये सब चीज़ें चल रही है। एक सिस्टम है कि खरीदना, बेचना, ये क्या है, कमाना। ये सारा सिस्टम जो है, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है, मैंने आपको ये तो समझा दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है? अब मैं आपको एग्जांपल लूंगा। हमारे यहाँ पर एक बच्चे का एग्जांपल आता रहेगा, हमारी राम नाम का। राम के पास 1000 रुपये हैं, उसके बर्थडे में मैंने उसको 1000 रुपये दिए। अब उसके पास तो कम पैसे हैं, मतलब उसके हिसाब से ज़्यादा होंगे, बट उसके पास 1000 रुपये, वो या तो मूवी देखेगा उसमें, या तो बच्चों अपने दोस्तों को पार्टी दे लेगा, या अपने नए कपड़े खरीदेगा, कुछ तो करेगा। अब वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, 1000 रुपये में सब कुछ तो हो नहीं पाएगा। तो उसको चॉइस लेनी पड़ेगी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। या तो थोड़े पैसों से दोस्तों के साथ बाहर कुछ खा लेता हूँ, मैगडी या डोमिनोज जा करके, और जो बचेंगे 200-400 रुपये, उससे एक टिकट खरीद के मूवी देख लेता हूँ। दोनों काम हो जाएंगे। कपड़े रहने देता हूँ, या कपड़े खरीद लेता हूँ, दोस्तों को साथ बाद में खा लूँगा। ऐसे उसको चॉइसेस लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका पैसा लिमिटेड है। वैसे ही हम सबके पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से हमको चॉइसेस लेनी पड़ती है कि क्या करें क्या ना करें। अब चॉइसेस लेते हैं हम, कैसे लेते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके। उसी का नाम है इकोनॉमिक्स। मैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स यूज़ करने वाला हूँ। आपको बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे मेरे पीछे चलते हुए, लेकिन बाबा पीछे ना मुड़ना पड़े इसलिए मैं अपने हाथ में कॉपी रख रहा हूँ उसकी। आप जो भी नोट्स चाहो आप वो यूज़ कर सकते हो, अपनी बुक भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो संदीप गर्ग हो, चाहे वो वीके ओरिटी या एनसीईआरटी हो। और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, चैनल में जाकर के आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैंने आपको इकोनॉमी तो बता दिया। इकोनॉमी एक सिस्टम है, अपनी वांट्स को, अपनी चाहत को सेटिस्फाई करते हैं हम। हम सर्विसेज लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, बाहर से कुछ खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, और बाहर जाते हैं, कुछ कमाते भी हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी, जो हमको कमाने और खाने का जरिया है, सिस्टम है, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। अब लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड है। अब उसमें हमको अपनी वांट्स सेटिस्फाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस लेंगे। उसी चॉइसेस लेने वाले प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे पहले, ह्यूमन बिहेवियर को, उसके अकॉर्डिंग हम चॉइसेस लेंगे, तो उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, स्केर्सिटी। तो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, लेकिन स्केर्सिटी का मतलब क्या है? स्केर्सिटी का मतलब होता है कि लिमिटेड चीज़ है, कमी है किसी चीज़ की। अब हमारी डिमांड बहुत है। मैं चाहता हूँ मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, पैसे इतने नहीं है। मैं अभी चाहता हूँ मेरे पास अभी होंडा सिटी है मान लो। मैं भी चाहता हूँ फॉर्च्यूनर हो, पैसे उतने कहाँ हैं? आज मेरे पास फॉर्च्यूनर भी आ गई, कल मैं सोचूंगा मेरे पास ऑडी हो, BMW हो, फिर रोल्स रॉयस तक बात जाएगी, डिफेंडर तक जाएगी बात। ऐसे ऐसे हमारी वांट्स बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ, लेकिन पैसे भी तो उस हिसाब से होने चाहिए। रिसोर्सेज कहाँ हैं? तो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, इसी को हम कहते हैं स्केर्सिटी, कमी होना किसी भी चीज़ की। मतलब डिमांड के कंपेरेटिवली हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसके कंपेरिजन करोगे तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसको हम कहते हैं स्केर्सिटी। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है,
रिसोर्सेज की स्केसिटी है। अब हमारी अनलिमिटेड वांट्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। अब उसको जितना ज़्यादा हो सके हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज में जितनी ज़्यादा वांट्स हो सके हमारे सेटिस्फाई हो जाए। अब जितनी ज़्यादा करना चाहते हैं हम, अब प्रॉब्लम है, चॉइसेस लेनी पड़ेगी। अब यही चॉइसेस लेने की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 ही मेन रीजन होते हैं। वो क्या है सर? पहला, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। मैंने अभी आपको बताया कि रिसोर्सेज कम है, मेरे पास पैसे हैं कम। मैंने अपने भाई को, राम को दिए 1000 रुपये, वो ख़रीदना बहुत कुछ चाहता है, सब कुछ तो नहीं कर सकता, उसके पास क्या है? स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की। उसके लिए पैसा है रिसोर्स। आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। आपके लिए टाइम हो सकता है, आपका कल पेपर है, आप बहुत कुछ सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, बहुत टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं, लेकिन टाइम कम है, स्केर्सिटी है। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये पहला रीज़न जो कि होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जिस वजह से हमको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होती है, हमको चॉइसेस लेनी पड़ती है, उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न पहला आ गया स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, अनलिमिटेड वांट्स। हमारी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने आज अगर फॉर्च्यूनर भी ले लूँगा ना, मेरी कोई और वांट्स आ जाएगी, कोई और चाहत आ जाएगी। मैं कल सोचूंगा यार डिफेंडर खरीदनी है, डिफेंडर भी आ गई, यार मन नहीं बैठ रहा, और कोई गाड़ी भी खरीदूंगा, इसके बाद पोर्श खरीदूंगा, रोल्स रॉयस तक जाऊंगा। मैंने 200 गज का घर खरीद लिया, फिर सोचूंगा यार मज़ा नहीं आ रहा, 400 गज का होता तो और मज़ा आता। फिर 2 साल बाद सोचूंगा यार 500 गज हो। वांट्स तो कभी ख़त्म नहीं होगी हमारी, अनलिमिटेड वांट्स है, हमारी चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसको सेटिस्फाई करना है हमने लिमिटेड रिसोर्सेज से, तभी तो हम लेते हैं चॉइसेस लेते हैं कि हमारी चाहत तो ख़त्म होगी नहीं, लेकिन रिसोर्सेज तो कम है ना यार। अब मेरे पास बजट है 200 गज के घर का, मैं चाहता हूँ 500 गज का घर, तो क्या खरीद लूँगा? नहीं, मुझे चॉइस लेनी पड़ेगी ना। क्यों चॉइस ले रहा हूँ? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो हमने समझ लिया, मेरी वांट्स ज़्यादा है तो मुझे चॉइस लेनी पड़ रही है कि 500 गज का नहीं खरीद सकता, छोटा खरीद दूँ या क्या सिस्टम बनाऊँ, कुछ तो सोचूंगा। तो क्यों? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा रीज़न हो गया। अब तीसरा रीज़न, वो ज़रा एक कॉल पिक करना पड़ गया था, तो हम थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हमने रीज़न समझे। पहला स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स तक समझ लिया था। अब लास्ट में बात आती है ऑल्टरनेट यूजेस की। मैं आपको कुछ भी दे दूँ, अभी 1000 रुपये दूँ, 10 लाख दूँ, 1 करोड़ दूँ, आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। आप मल्टीपल यूजेस कर सकते हो। आप सोचोगे 10 लाख से मैं गाड़ी खरीदूँ, बाइक खरीदूँ, कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, कहीं घूमने चले जाऊँ। ऑल्टरनेट यूजेस हैं, एक की जगह दूसरे यूजेस आ रहे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने राम को 1000 रुपये दिए थे एग्जाम्पल में, 1000 रुपये से वो क्या करेगा? मूवी देखे, दोस्तों के साथ पार्टी करे, मैकडी जाए या कुछ खरीदे, क्या करे? सब कुछ तो नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? ऑल्टरनेट यूजेस हैं। पैसे, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, लेकिन यूजेस ऑल्टरनेट, मल्टीपल यूजेस हैं एक एक चीज के। आपको मैं 5 करोड़ भी दे दूंगा ना, आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑल्टरनेट यूजेस हैं। कई सारी चीजें हो सकती है 5 करोड़ से, आप सब कुछ नहीं कर पाओगे 5 करोड़ में। लेकिन आपके पास ऑल्टरनेट यूजेस है, अनलिमिटेड वांट्स है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा कुछ ना कुछ लेने का मन करेगा। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है जो कि कम है, रिसोर्सेज कम है जिस वजह से आप सब कुछ नहीं ले पाओगे। ऑल्टरनेट यूजेस हैं, एक रिसोर्स से आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इतना कुछ लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑल्टरनेट यूजेस हैं, अनलिमिटेड वांट्स है, इस वजह से हमको चॉइस लेनी पड़ती है कि क्या करे क्या ना करे। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, लेकिन अब रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज। ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड है। वो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चेंज होती रहती है। आप स्टूडेंट हो, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ हो रहा है, मेरी प्रायोरिटी है मैं अपना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ, अपनी धीरे धीरे करके मैं उसको ग्रो करूँगा, एक्सपेंड करूँगा। आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होगी, आपके पेरेंट्स की कुछ और होगी, लेकिन रिसोर्सेज के वो तो लिमिटेड है। उसके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, एक की जगह दूसरी चीज़ कर लूँ। अब मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं भी इंस्टीट्यूट खोलूँ या कुछ और इन्वेस्टमेंट कर लूँ, या एफडी करा देता हूँ, रिटर्न मिलता रहेगा। इंस्टीट्यूट खोलूँगा, बिजनेस स्टार्ट करूँगा, नया बिजनेस, उसमें भी रिस्क है, क्या करूँ? ऑल्टरनेट यूजेस है, रिसोर्सेज लिमिटेड है क्योंकि, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और हर किसी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से वांट्स भी अलग अलग होती है। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। सर अपॉर्चुनिटी कोई चीज़ थोड़ी है जिसकी कॉस्ट होगी जो मैं खरीदने जाऊँगा।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है मैंने कोई अपॉर्चुनिटी चूज करी, उसके लिए मैंने जो चीज़ सेक्रीफाइस करी उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो होगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो जॉब कर रहा है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की, उसको मिली है 70,000 रुपये महीने सैलरी में, उसको जॉब मिल गई। उसके पास 2 और ऑफर आए हैं, एक 68,000 में जर्नलिस्ट बनने का, एक 65,000 में बैंक एग्जीक्यूटिव बनने का। उसने चूज किया 70,000 वाला अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसने जो सेक्रीफाइस किया, क्या किया, 65 वाला और 68 वाला। जो उसने 2 सेक्रीफाइस करे उनमें से बेस्ट कौन सा है, 68 वाला। तो वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब 70 वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए उसने जो चीजें सेक्रीफाइस करी उनमें से बेस्ट कौन सा था, 68, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, फोरगोन मतलब जो जाने दिया हमने, छोड़ दिया, वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लिया। अब बात आती है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं, 2 बच्चे हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम आया है ग्रीक वर्ड से, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है ग्रीक वर्ड से, मैक्रो मतलब बड़ा। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा बचपन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। क्यों यूज होता है माइक्रोस्कोप का, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बड़े बड़े। अब वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज क्यों होगा, छोटे छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ने के लिए। एक इंडिविजुअल की इनकम जान रहा हूं मैं, तो वो है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं पूरे कंट्री की वो इनकम की बात कर लूँ तो वो है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब प्रॉपर डिफरेंस समझाता हूँ आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई देखते हैं इंडिविजुअल पर्सन की, हम इसमें प्राइसेस निकालते हैं, हमारा एम होता है प्राइस निकालना। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल में, होल में, पूरी कंट्री की डिमांड, कंट्री की सप्लाई, कंट्री की इनकम, इसमें हम प्राइस नहीं निकालते किसी कमोडिटी का, इसमें हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कंट्री में, कि इसमें हम होल की बात कर रहे हैं। और अब बात आती है बेसिक असम्पशन। असम्पशन लेते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएबल जो भी है, नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, उसका प्यारा नाम, उसको प्यार से हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं प्यार से। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इनकम निकालते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट निकालते हैं, एक प्रोड्यूसर का आउटपुट, एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल आउटपुट, पूरी कंट्री में कितना आउटपुट आ रहा है। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, मैं एक बच्चे की पॉकेट मनी की बात कर रहा हूँ ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात आती है अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। अप्रोचेस क्या होते हैं, पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि क्या है, फैक्ट पे बेस्ड है। ये कहता है कि जो चीज़ है और कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई है वो कैसे सोल्व हुई है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि क्या हो सकती है और कैसे सोल्व होनी चाहिए। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स में बेस्ड है कि ये चीज रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में प्राइस बढ़ रहा है चीजों का, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स में बेस्ड नहीं होती है, सजेस्टिव होती है, सजेशन देती है। मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे सोल्व होनी चाहिए, शुड बी सोल्व। It deals with what ought to be and how the economic problem should be solved. And positive economics, it deals with what is and how the economic problems are solved. मतलब क्या है और कैसे सोल्व हुई है। नॉर्मेटिव में क्या हो सकती है और कैसे सोल्व होनी चाहिए। और एग्जांपल के तौर पे इंडिया में गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, लेने चाहिए। और पॉजिटिव में क्या था, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो रियलिटी है उसमें था कि होना चाहिए ये चीज़। सजेशन दे रहे हैं हम, सजेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन सजेस्ट कर रहे हैं हम, अपना सजेशन दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब लास्ट में बात आती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब जो पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है ना, सेंट्रलाइज्ड, हर जगह ये प्रॉब्लम है ही है, इससे इसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको पता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, मैंने अभी आपको समझाया था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सेंट्रलाइज्ड है, पूरी कंट्री में है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बाद माल डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोगों तक पहुंचता है,
ये सारा प्रोसेस जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन स्केर्सिटी की वजह से हर एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे, क्या बनाए क्या ना बनाए, क्या खरीदे क्या ना खरीदे, और कैसे करे। जिस वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? कि स्केर्सिटी है, चॉइस करनी पड़ेगी ना। मैंने आपको बताया स्केर्सिटी की वजह से चॉइस करनी पड़ती है, क्या करे क्या ना करे। और जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, पूरी कंट्री में साथ में चलती है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कंट्री क्या, पूरी दुनिया भर में है प्रॉब्लम। अब लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं मेन यार। एलोकेट कैसे करें अपने रिसोर्सेस को? उसके लिए रिसोर्सेस लिमिटेड है, वॉन्ट्स भी अनलिमिटेड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लेनी है, तो उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, कैसे यूज करें, उसके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। मतलब 3 क्वेश्चन नहीं है, 3 प्रॉब्लम्स हैं। उसमें 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूँ, क्या प्रोड्यूस करूँ। अब मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहता हूँ, गाड़ी बनाऊँ, बाइक बनाऊँ, ट्रक बनाऊँ, या मान लीजिए मैं 10 गाड़ी बनाना चाहता था, हो सकता है मैं 10 गाड़ी की जगह 6 गाड़ी कर लूँ, 4 बाइक कर लूँ, मतलब मॉडल ना लूँ, 4 मॉडल और 6 मॉडल गाड़ी के। अब होंडा कंपनी है, उसकी गाड़ी भी आती है, बाइक भी आती है। सुजुकी है, उसकी गाड़ी भी आती है, बाइक भी आती है। कई कंपनी है जिनकी 2 व्हीलर्स में भी, 4 व्हीलर्स में भी है। या मैं खाली 4 व्हीलर में चल रहा हूँ, खाली 2 व्हीलर में चल रहा हूँ, दोनों में थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ, क्या करूँ? दोनों में अब मैं सोचूं दोनों में 10 मॉडल निकाल दूं, वो नहीं हो सकता। क्यों? कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास लैंड लिमिटेड है, मेरे पास लेबर लिमिटेड है, मशीनरी लिमिटेड, रिसोर्स रॉ मटेरियल लिमिटेड। ये सब कुछ मेरा क्या है? रिसोर्सेज ही तो है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि क्या करूं। अब दूसरा बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करूं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा यूज होती है, मशीनरी कम, और कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी ज्यादा, लेबर कम। इंडिया जैसी कंट्री में लेबर ज्यादा अवेलेबल है, जिस वजह से लेबर सस्ती है, तो लेबर इंटेंसिव हो सकती है यूज। लेकिन यूएस में चल जाओ, लेबर कम है, जिस वजह से लेबर महंगी पड़ेगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहाँ मशीनरी बहुत होगी, जिस वजह से मशीन सस्ती पड़ेगी। इंडिया में मशीनरी कम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कम है, तो मशीन इंपोर्ट होगी, मशीन महंगी पड़ेगी। मुझे मशीन महंगी पड़ सकती है, लेबर सस्ती पड़ेगी, तो मैं लेबर से काम कराता हूँ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। मशीनरी एक तो महंगी पड़ेगी, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी उससे। तो मैं कैसे करूँ प्रोडक्शन, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। लेबर से बनवाऊँ, हाथों से बनाऊँ, या मशीनर से बनाऊँ। अब दूसरी बात, अब लास्ट में फॉर होम टू प्रोड्यूस, अमीरों के लिए बनाऊँ, गरीबों के लिए बनाऊँ। अगर अमीरों के लिए बना रहा हूँ, रिच पीपल के लिए बना रहा हूँ, रिच सोसाइटी के लिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो वो महंगा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी कंट्री की। लेकिन अगर मैं पुअर पीपल के लिए बनाऊँ तो सस्ती होगी, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम तो इकोनॉमी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन सोशल वेलफेयर होगा। अब मैं इकोनॉमी के लिए सोचूं या सोशल वेलफेयर के लिए सोचूं, क्या किसके लिए सोचूं, किसके लिए बनाऊं मैं? ये होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई होप आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कीजिए। मैंने सारे नोट्स उसमें शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे वीडियोज़ के अपडेट्स भी उसमें दूंगा मैं। तब बाकी कोई भी डाउट है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में एज लॉजिक के साथ।